नमस्कार। मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम लोग जीएस का सीरीज लेके चले हैं, क्योंकि यदि किसी वनडे एग्जाम को क्लियर करना है आपको, इसका मतलब है कि जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं जल्दी से बता दूं आपको कि जीएस को हम लोग तीन तरह से दे लेके चलते हैं। एक होता है हम लोग का स्टैटिक्स जीएस, है ना। स्टैटिक्स जीएस को आप लोग जीके के रूप से जनरली जानते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप लेते हैं करंट अफेयर्स, और तीसरा जो होता है आपका साइंस का सेक्शन होता है ना। और हम जो है इस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एक्चुअली ये रीजन क्या है कि आज देख रहे होंगे आप कि जो भी एग्जाम का वेंडर है, जैसे टीसीएस है, तो वो भी क्या कर रहा है, साइंस के पोर्शन को बढ़ाया है, और साथ साथ क्वेश्चन का जो दायरा है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल से करके पूछा है। ठीक है, तो आप साइंस के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तभी जाकर के आपके उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके चलेंगे पर डे। और उसमें आपको देखना है कि हमारे क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप आंसर जरूर दीजिए, और कमेंट में आपको लिखना है कि हमने 25 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरी बात कि हम उसका एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा वो हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी को जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी पिंड का भार पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फोर्थ ऑप्शन है आपका मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है, अधिक होता है। तो आप जैसे देखेंगे आपका आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी होगा, ध्रुवों पे अधिक होता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको हल्का सा इसका डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे आइए समझिए, ये हमारा पृथ्वी का ये ध्रुव है देख रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। अच्छा, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है, यानी कि हम इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, है ना। ये इक्वेटर लाइन हो जाता है, विषुवत रेखा हो जाता है। तो ध्रुव और पोल पे जो है भार जो है किसमें ज्यादा होता है और किसमें कम होता है, इसको देखना हमको है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाओ कि यहाँ पे जी का जो मान होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे जो जी का मान है सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। अच्छा सर, जी का बारे में बात क्यों कर रहे हैं आप। तो बाबू हम जी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वेट जो होता है, भार जो होता है, वो डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। क्या होता है, एम जी। और एम से क्या होता है, मास, और जी से होता है ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी का मान जहां होगा, क्योंकि एम तो कांस्टेंट होता है, एम तो हर वक्त कांस्टेंट होता है, तो बाबू जी का मान जहां ज्यादा होगा वहां उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गए। तो पोल पे सबसे जी का मान ज्यादा, तो इसका मतलब धरातल पे, ध्रुव पे जी का मान सबसे ज्यादा होने के कारण से वस्तु का भार भी सबसे ज्यादा होगा। और उसके जस्ट उल्टा में आ जाइएगा, इक्वेटर लाइन पे सबसे कम होगा। एक बात। अच्छा, एक बात ये पृथ्वी के धरातल पे हुआ, थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी से अंदर और बाहर जाते हैं। मतलब मेरा कहने का कुछ ऐसा है कि यदि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी के केंद्र है, सेंटर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो यदि पृथ्वी के सेंटर पे बात करोगे बाबू, तो यहाँ पे जी का मान जो होता है बिल्कुल जीरो होता है। तो जैसे आपको पता चला जी का मान जीरो, तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। तो एम गुना जीरो यानी कि जीरो। यानी कि किसी भी वस्तु का जो केंद्र पे भार होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू बराबर जीरो होता है। ठीक है। अच्छा, धरातल पे तो पता चल ही चुका है, भार होता है, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, धरातल पे, पोल पे। और उससे ऊपर यानी कि पृथ्वी से ऊपर उठोगे आप, जैसे आप आकाश में जाओगे या फिर पहाड़ पे चढ़ोगे, तो ऊपर जाने पर भी जी का मान क्या होता है भाई साहब, घटता है। और आप यदि पृथ्वी के अंदर आओगे, पृथ्वी के कहा आओगे, अंदर आओगे, तब भी आपका जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, मतलब जी पृथ्वी से ऊपर जाने पे भी घटता है और नीचे आने पे भी घटता है, पृथ्वी के अंदर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन इसी में था, फोर्थ ऑप्शन आप देखे होंगे यहाँ पे है, एक यहाँ पे था कि ये क्वेश्चन को देखिएगा कि मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक तो होता है। तो ये पहाड़ों पे अधिक नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये कम होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। जैसे ऊपर उठा, इसका मतलब कम हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका। तो चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, एक समान वेग से नीचे आ रहा है, या एक ऊपर की ओर त्वरण में से गमन कर रहा है, या नीचे की ओर त्वरण से गमन कर रहा है। तो सबसे पहली बात, आप लिफ्ट जब आप दे दिए होंगे आंसर, सही सही सही, आप बहुत अच्छा। तो इतना
तेज बच्चे हैं आप। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझा दूं मैं कि लिफ्ट जब नीचे आता है तो उस समय में भार नहीं बढ़ता, यानी कि आपका नीचे वाला ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब बात होगा वेग और त्वरण में। ऊपर जाने पे भार बढ़ता है, जैसे आप लोग राम झूला होता है, बड़ा सा झूला देखे होंगे, ये झूला पे चढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है जब ऊपर उठते तब हम हल्का भारी महसूस करते हैं, है ना। तो वेग से नहीं सर, किससे, त्वरण से जाते हैं। यदि हम ऊपर की ओर त्वरण से जाते हैं तो हमारा भार महसूस होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर जी सी। सर चौथा को नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने सामने तीसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड का किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। उसके द्रव्यमान भिन्न होंगे किंतु भार वही होगा, या द्रव्यमान और भार दोनों बदल जाएंगे। तीसरा आपका द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार अंतर हो जाएगा। और चौथा है दोनों में से कोई नहीं बदलेगा, यानी कि दोनों पूर्ववत रहेगा। जल्दी से आप दे दिए होंगे आंसर, बहुत अच्छा। आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि उसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा लेकिन भार में चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दो चीज क्या बताऊं, कि जो इसका मास होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता। और वेट जो होता है ये जी के कारण से क्या होता है, ये बदल जाता है। अब एक दिमाग में आपको दौड़ रहा होगा बात कि सर पृथ्वी और सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा, तो पृथ्वी का भाई ले लो जी का मान, तो पृथ्वी का जी का मान लेते हैं जी ई मान लेते हैं, और चंद्रमा का जी को मान लेते हैं जी एम मान लेते हैं। इस दोनों के बीच में रेशियो देखोगे ना तो 6:1 का होता है, ये याद रखोगे आप, 6:1 का होता है। मतलब पृथ्वी का यदि जी का मान 6 होगा तो वहां पे 1 हो जाएगा। इसी कारण से यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का वजन 60 न्यूटन होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा उसका वजन 10 न्यूटन हो जाएगा। कहाँ पे, चंद्रमा पे। आगे बढ़े सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चौथा क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग को दोगुना कर दीजिए तो क्या उसका इफेक्ट देखने के मिलेगा। त्वरण दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा, या उसका स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल आप दे दिए होंगे जवाब, जल्दी से हम ले लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ये, संवेग दुगुना हो जाएगा। आखिर क्यों, क्योंकि देखिए संवेग जो होता है P बराबर होता है मोमेंटम बराबर होता है mv। क्या होता है, P बराबर mv। अच्छा, m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, वेग। तो जैसे आप इसको 2 गुना कीजिएगा, इसको v से 2v कीजिएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो आपका p है ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो संवेग दोगुना हो जाता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम, तो वहां पे क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो v का जो स्क्वायर होता है तो वहां पे 4 गुना हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा में तो v का कोई मैटर होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके सामने है सर, देख लीजिए तेजी से। किसी पिंड का वेग को 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो जैसे आप जानते होंगे सर, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हम लोगों का 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए जैसे हमने v को 2 गुना कीजिए, तो v को जो हम किए 2 गुना, तो आप देखेंगे कि ये v जो है ये 2v हो गया, और 2v का स्क्वायर कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसकी आंसर क्या होगा, सी वाला 4 गुना होगा, ठीक है। और एक से रिलेटेड यहीं से बता दूं आपका, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं पीई, पी बराबर होता है बाबू mgh, ठीक है, mgh। तो इसका m तो कांस्टेंट होता है, जी यदि बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और हाइट यदि बढ़ेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि आप किसी भी बॉल को फर्स्ट फ्लोर पर से गिराएंगे और थर्ड फ्लोर पर से गिराएंगे तो किस बॉल जो है इसमें किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो ऑफ कोर्स बाबू ये हाइट बढ़ चुका है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी थर्ड फ्लोर वाले के साथ ज्यादा आएगा, ठीक है। और एक जो होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े सर। चलिए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, बिल्कुल द्रव घनत्व मापी है, बैरोमीटर है, आर्द्रता मापी है, या ऊंचाई मापी है। बिल्कुल आप सही आंसर दे चुके हैं, बिल्कुल हम आप तेज हैं, बैरोमीटर इज द राइट आंसर। बाबू एक बात इसके बारे में बताते हैं, आर्द्रता मापी जो होता है इससे हम लोग अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, जो आर्द्रता होती है अपेक्षित आर्द्रता को सॉरी मापते हैं। आगे बढ़े सर, बिल्कुल आपका इजाजत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, किसी पिंड का अधिकतम भार,
बताओ भाई साहब, अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में और निर्वात में? मार दिया आंसर। चलिए सही है, आपका आंसर सही है, लग गया निर्वात। ठीक है, अब जरा इसका लॉजिकल भी समझा देते हैं। बात क्या कर रहा है? भार। और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भार जो होता है W बराबर mg होता है। अच्छा, ये जी जो होता है क्या? हमारा पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है, जो कहाँ की ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है कि नहीं? मतलब जी का मान ज्यादा जहां होगा वहां पे इसका भार अधिकतम होगा। अब देखो हवा है, यदि पहला ऑप्शन हवा है, तो हवा में देखोगे तो हवा क्या करता है? कुछ ना कुछ बल लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो ऊपर की ओर धकेलता है वस्तु को, नहीं कि नीचे की ओर नहीं गिरने देता है ना? यदि कोई बॉल है, बैलून है, वो हवा में गिरना चाहता है स्वतंत्र रूप से, तो उसको हवा क्या करता है? थोड़ा सा रोकता है, मतलब जी का मान यहाँ पे ये कम करता है। ये हवा ऊपर की ओर लगाता है और जी नीचे की ओर लगता है, तो जी के मान को हवा घटा देता है। इसका मतलब यहां तो अधिकतम नहीं होगा। जल, जल में आप जैसा कि जानते होंगे उत्प्लावन बल होता है, बैंक्वेट फोर्स होता है, ऊपर की ओर लगता है, तो जी का मान यहां भी कम कर देगा। हाइड्रोजन तो जानते ही होंगे, सबसे हल्की गैस, नहीं सबसे हल्की गैस हाँ हाइड्रोजन ही होती है, तो ये क्या होता है? ऊपर की ओर ही जाती है, और जी हमारा नीचे की ओर आएगा, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा आपका ऑप्शन? निर्वात हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। जी जी, क्या क्वेश्चन है? आ, एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा यदि तैर रहा है, तो बर्फ के पिघलने पर बीकर का जल का तल जो है वो क्या होता है? ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, हमेशा पूर्वत वैसा बना रहेगा, या पहले उठेगा फिर गिरेगा? तो जल्दी से मैं बता दूं कि मतलब कहने का मतलब क्या मेरा है कि एक बीकर है ये, ठीक है, और सपोज कीजिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है, और इसमें क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा है ये डाला हुआ। तो अब ये बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? पिघल जाएगा। कह रहा है ये पिघल जाएगा, तो पिघलने से इसके क्या लेवल में कुछ अंतर आएगा? तो बिल्कुल नहीं सर आएगा। लेवल क्या होता है? पूर्वत बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ने दुनिया में सबसे इकलौता पदार्थ बनाया है पानी। और पानी के बारे में दो तीन बात बता देता हूं जल्दी से, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात, आपको ये बात समझ में आनी है कि यहाँ पे हमने देखा कि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? पानी में डूबा हुआ पार्ट। अब बर्फ को जैसे पानी में डालिएगा तो कुछ भाग जो होता है ऊपर रहता है, कुछ भाग डूब जाता है। तो कितना रेशियो इसका पूछा जाता है? तो 1/9 भाग जो है ऊपर रहता है, मतलब एक भाग नौ ऊपर रहता है, तो 9 भाग डूबा हुआ रहता है, पहली। दूसरा चीज जो आपको यहां से पूछा जाता है, वो ध्यान देंगे कि पानी में का जो मैक्सिमम मैक्सिमम डेंसिटी होता है, डेंसिटी डी, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना पे होता है बाबू? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है इसका? मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है इसका? मिनिमम, या डेंसिटी क्या हो गया इसका? मैक्सिमम, 4 डिग्री पे। अब 4 से जैसे घटेगा, ठीक है, तब तो बर्फ बनेगा 0 डिग्री के बाद ना, क्योंकि गलनांक तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री। तो इसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, आयतन ज्यादा छेक लेता है, और डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब पानी में कन्वर्ट होने लगता है तो वही वॉल्यूम सिकुड़ जाता है, तो इसीलिए ये पिघलने के बाद भी, ठीक है, पिघलने के बाद भी उसका जल का तल बराबर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट समझाएंगे बाद में। अच्छा, निम्नलिखित द्रवों में से सबसे ऊष्मा का अच्छा सुचालक क्या? तो आप जानते होंगे ऊष्मा का अच्छा सुचालक जो होता है वो कोई मेटल होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्कोहल, पारा, जल और ईथर। तो पारा एक ऐसा क्या है? ये मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे, आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है 26-27 डिग्री को बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे क्या होता है? वो लिक्विड अवस्था में रहता है, यानी कि उसको हाथ पे आप पारा को लीजिएगा तो ये हाथ पे क्या होगा? ठीक है, पिघलवा अवस्था में रहता है। तो पारा जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से मापन किया जाता है? मैं इससे पहले ही क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, अपेक्षित आर्द्रता का मापी आर्द्रता मापी यंत्र से किया जाता है। बाबू बढ़े आगे। अरे चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ जो होता है सबसे लंबी होती है? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य का जो वेवलेंथ कहने का मतलब है, वो सबसे लंबा जो होता है, आपका आ गया आंसर, ठीक है, चलो सही है। अब्रक्त का होता है, इंफ्रारे का होता है, ठीक है। सबसे कम अभी इस चारों ऑप्शन में गामा का होता है। गामा का जो होता है, अच्छा, जो होता है वो 0.1 से लेकर के लगभग 150 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। अच्छा, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर, आप बोल सकते हो इसको ऐसे कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, परावैगनिक का जो होता है, तो उसके बाद आप परावैगनिक पर चले जाओ। परावैगनिक का जो होता है 150 से लेकर लगभग कितना होता है?
3800 तक होता है। पराबैंगनी कितना होता है? 150 से 3800 तक। लिखते चलो, आप नोट करते चलो। प्रकाश का जो होता है 3800 से लेकर 76 तक होता है। मैं लिखा दूं क्या? चलो ठीक है, मैं लिखा देता हूं। पराबैंगनी का होता है 150 से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम तक पराबैंगनी का। ठीक है, पराबैंगनी का शॉर्ट फॉर्म में 3800 से लेकर के 7600 जो होता है वो होता है हमारा विजुअल, जो देखते हैं आंख से, ये प्रकाश का होता है। ठीक है, प्रकाश का होता है। और 7600 से लेकर के बाबू कहां तक? 3 × 10⁻⁹ मीटर तक, 9 एंगस्ट्रॉम तक, ये जो होता है, सॉरी, अभी जो इंफ्रारेड देखे थे हम लोग, इसका होता है। ठीक है, ये 4th नंबर का। चले आगे लेके कुछ ले, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, अच्छा लग रहा है सेशन? जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो अभी जस्ट इससे पहले लगा था सूर्य ग्रहण, आपने देखा था। और ये जो इसका आंसर होगा क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है आप जानते होंगे, कैसे लगता है? ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है, और इसके बीच में यदि आ जाए चंद्रमा तो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण जो लगता है ये खास करके एक दिन लगता है। कब लगता है? ये अमावस्या के दिन लगता है। और चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है। अच्छा, पार्टिकुलर समय पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 460 सेकेंड का हो सकता है। मैक्सिमम कितना का होता है बाबू? 460 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, आभासी, पटल पे बन सकता है या वस्तु से थोड़ा जरा छोटा बनता है? तो मैं एक पहले डिस्कस कर दूं आपको, आपका आंसर आ गया होगा। आंसर होगा आपका आभासी, सही बात है। लेकिन इससे एक रिलेटेड एक दो बात होता है, जरा उसको हम देख लेते हैं। एक तो बात क्लियर कर लो कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसी को पटल पे उतार सकते हो। पटल का मतलब पर्दा पे, ठीक है। और जो इमेजिनरी पतन है वो आभासी है, उसको आप पटल पे नहीं उतार सकते हो। एक बात दिमाग में आ गया होगा। दूसरा, ये यदि हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, तो आपको यदि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यदि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो बता दो आपको पहले कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, समझ लो, दो तीन बात जल्दी से समझ लो। पहला बात है इसका कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही इमेज का हाइट होगा, एक बात। दूसरा बात आप बाबू समझो, दूसरा समझो कि इसके बीच की दूरी यदि u है तो इसके बीच की दूरी v होगा, तो u बराबर क्या होगा? v होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होता है। जल्दी से तीसरा बात आप समझ लो फटाक से। तीसरा बात ये है कि इसका जो यदि ये ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, तीसरा कि तुम खुद का प्रतिबिंब देखना चाहते हो समतल दर्पण में, तो आपको कम से कम अपने से आधे हाइट का मिरर चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तभी अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सकता है जब उससे ज्यादा, उससे आधे मिरर लंबाई का मिरर हो। और चौथी बात आप ध्यान में रखना, पार्श्व परिवर्तन इसमें होता है, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्सल के नाम से जानते हैं। यानी कि लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है। इसीलिए मिरर में, एम्बुलेंस में अक्षर क्या होता है? उल्टा दिखाई देता। बढ़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक का दर्पण, मतलब डॉक्टर जो होते हैं दांत वाले, वो कैसा दर्पण यूज करते हैं? बेलनाकार, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका जस्ट आंसर आपका होगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर यूज करने के पीछे इसका लॉजिक क्या होता है और कहां कहां यूज किया जाता है, जल्दी से 1 मिनट इसका लॉजिक समझा देता हूं, पहले खुद समझना शुरू कर दोगे। इसका लॉजिक क्या होता है? दांत वाले डॉक्टर और कान वाले डॉक्टर दोनों इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिसको ईएनटी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये जो दर्पण होता है ऐसा होता है ना, इसमें जो होता है आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसका पोल होता, सॉरी सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस होता है, और ये क्या होता है? इसका पोल होता है। तो जब इसके बीच में कोई प्रतिबिंब रखते हो, कोई बीम रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। तो डॉक्टर लोग इसी के कारण से इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी लाइट है, जितना भी लाइट है, सब में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। एक लाइट को छोड़ करके, वो लाइट होता है आपका क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट लाइट, जो रोड के किनारे लगा होता है लाइट, उसको छोड़ करके हेड लाइट, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि लाइट में जितना है अवतल दर्पण का यूज होता है, स्ट्रीट लाइट को छोड़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर
वाहन जो होता है उसके पीछे की रूप देखने के लिए। तो साइड मिरर होता है ना, मोटर के पीछे में जो साइड मिरर देखते हो ऐसे लगा हुआ होता है, तो उसमें किसका यूज होता है? तो बाबू अब लगा दिए होगे आंसर, उत्तर दर्पण का। उत्तर दर्पण का यूज होने का रीजन, सॉरी, इमेज को क्या करता है? छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। तो पीछे से बहुत दूर दूर तक की जो है इसमें ऑब्जेक्ट इमेज बन पाता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इस कारण से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। हमने बताया ना अभी कि लाइट, सभी लाइट में यूज दे दे तो अवतल दर्पण का देना है आपको। लेकिन यदि कॉन्वेक्स का बात करोगे, कॉन्वेक्स का, तो रोड के साइड में जो ऐसे लाइट खड़ा होता है, इसमें देखेंगे लाइट, ये लाइट, इस लाइट में होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। करा, तीन प्राथमिक वर्ण, जल्दी से बता दो। नीला, हरा, लाल, सही है आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कलर है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको याद रखना आपको, तो GBR करके याद रखो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी कलर भी तो होता होगा कुछ, तो बिल्कुल मैं सेकेंडरी कलर को थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, सेकेंडरी कलर इसमें होता है। जैसे देखो, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों तो हमारा हो गया प्राइमरी कलर। इसे रेड और ग्रीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका? येलो बनेगा। उसी टाइप से इस दोनों को मिलाओगे, रेड और ब्लू को, तो मेजेंटा बनेगा। ग्रीन और ब्लू को मिलाओगे तो सियान बनेगा, और सारे कलर को मिक्स कर दोगे तो आपका व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत अच्छा है, पॉइंट है। अच्छा, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी रेटिना के सदृश काम करता है? लेंस, फिल्म, द्वारक और सेटर। तो मतलब जो हमारा जो कैमरे में जैसे फिल्म होता है, उसी टाइप से हमारा रेटिना होता है। रेटिना, तो यहाँ पे जो है फिल्म में भी ऐसा ही होता है। जैसे कैमरा, पहले जो फिल्म वाला कैमरा चलता था, तो उसमें क्या होता है, फिल्म जो होता है जिसको हम लोग रील बोलते थे, उस पे इमेज उसका आकर के बनता था। तो फिल्म जो होता है वो जस्ट लाइक एज ए रेटिना जैसा होता है। आगे बढ़े सर। कहा कि नेक्स्ट जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने का कारण, तो इसकी जो है सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति डिपेंड करती है। और तो उच्च आवृत्ति जो होगा, जिसका आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उसका आवाज भी उतना ही तीखा होगा या तीक्ष्ण होगा। चलो चलो, ध्वनि का अधिकतम वेग, तो ध्वनि का अधिकतम वेग जल्दी से बता दोगे आप, कहाँ होगा? इस्पात में, बिल्कुल सही आंसर आपका। निर्वात में इसका ध्वनि चलता ही नहीं है, ठीक है। और सबसे अधिकतम वेग हो गया आपका इस्पात हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेक नंबर यानी कि मार्क संख्या जो होता है उसको संबंध है, ध्वनि के वेग से संबंधित है, जलयान के वेग से, वायुयान के वेग से, या अंतरिक्ष यान के वेग से। तो इसका आप लगा चुके होंगे आंसर, बिल्कुल वायुयान के वेग से मेक नंबर संबंधित है। छोटी छोटी क्वेश्चन है, देखते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, निम्नलिखित में से कौन से युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, देखो विद्युत से यांत्रिक में ट्रांसफर करता है? डायनेमो, ट्रांसफॉर्म, विद्युत मोटर और प्रेरक। तो यहाँ पे आप देखो, विद्युत ऊर्जा है और यांत्रिक है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी डालते हो उसमें और वो काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा कौन होता है? हमारा पंखा काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन काम करता है, मोटर काम करता है। तो यानी कि विद्युत मोटर जो है, ये सब जो होता है विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, लॉर्ड स्पीकर के बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड स्पीकर क्या करता है बाबू? ध्वनि से विद्युत में कन्वर्ट करता है, देन उसको फिर ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आ गया होगा, सी। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला। अब इसका उल्टा बोल दिया, यांत्रिक, जैसे मान चलो आपने क्या किया, जनरेटर में डीजल डाला, वो घूमा और उसमें डायनेमो लगा होता है, और डायनेमो से क्या होता है? बिजली चलते है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ भी? सी, डायनेमो इज द राइट आंसर। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, अच्छा फ्यूज का कार्य क्या होता है आप सभी जानते होंगे, झटके से बचाना, धारा प्रवाह को नियमित रखना, या ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में जो होता है परिपथ को भंग कर देना, या उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं। उपरोक्त जैसा कुछ तो नहीं है, जिसमें से तीन में से ऑप्शन होगा, और सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है? तीसरा, क्योंकि ये ओवरलोडिंग होता है या कम वोल्टेज की बात जब होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है? ये भंग कर देता है परिपथ को। इसलिए इसको बॉडीगार्ड ऑफ द सर्किट भी बोला जाता है। किसको? फ्यूज को, ये याद रखना, बॉडी गार्ड ऑफ द सर्किट इसको बोलते हैं, ठीक है। बॉडी गार्ड बोला जाता है, देखा ना सर, उसका क्या नाम है? सलमान खान का बॉडीगार्ड, हाँ बिल्कुल। तो बॉडीगार्ड ऑफ द सर्किट भी बोला जा सकता है। अच्छा, एक फ्यूज के बारे में एक दो बात और ध्यान रखना जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। फ्यूज एक ऐसा, मतलब फ्यूज में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, एमपी जिसको बोलते हैं, बहुत ही लो होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रेसिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हो, वो भी क्या होता है? बहुत ही लो होता है, क्योंकि वो लो रहेगा तब तो अच्छे से धारा को प्रभावित होने देगा, ठीक है। ओम्स का लॉ क्या कहता है? और V बराबर आई आर होता है, हमने तो गलती बोल दिया, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो I का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
दूसरी बात, ये फ्यूज के बारे में एक कंपोजिशन पूछा जाता है कि फ्यूज किससे किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है टीन से और पारा से सीसा से मिलके बना होता है, एस एन प्लस पीबी। ठीक है, एस एन प्लस पीबी, पीबी मतलब होता है प्लम्बम सीसा, तो इसको बोल सकते हो आप टीन, और ये हो गया सीसा से मिल करके ये होता है फ्यूज बनता है। ठीक है, आगे बढ़े सर। लास्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु का प्रभावी त्रिज्या। तो परमाणु का प्रभावी त्रिज्या आपका जानते होंगे, ये परमाणु होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इसके प्रभावी त्रिज्या जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे। उसके बाद एक बात यहाँ पे याद रख लेना, जे जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज करता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इट पग नच, इट पगनाच। तो इट से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, जे जे थॉमसन जो है थॉमसन, ये इलेक्ट्रॉन को खोज करता था। पी से पो से प्रोटॉन हो गया, गो से गोल्डस्टीन हो जाएगा, तो प्रोटॉन का खोज करता गोल्डस्टीन हो गया। नो से न्यूट्रॉन, चौ से चेडविक, तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, चेडविक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे के सारे वीडियो आपको समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चंस का हमने लिया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन चूंकि साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी हम, जबकि सारे क्वेश्चंस को उतने डीपली से समझाए भी नहीं है, लेकिन ये सीरीज चलेगा तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के जो है वेटेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक में बहुत मजेदार आने वाला है टॉपिक्स। ठीक है, तो आप सारे पार्ट्स को ध्यान रखना। इसी उत्साह उमंग के साथ अब वीडियो को फैला दो। 25 क्वेश्चन हमारा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन भले हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यदि इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे में होगा, उसको आप डाउन उस पर चले जाओ, वहां पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, या व्हाट्सएप पे आनंद अजूपत का जो ग्रुप है उस पर भी हम डाल देंगे इस चीज को। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी रखो। मैथ्स का भी क्लास आएगा, ऐसा नहीं मैं जीएस साइंस का सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे साइंस में मजा आता है पढ़ाने में, और तुम्हें डिस्कशन देने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।